एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों हम करने वाले हैं टॉप 25 शॉर्ट क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ही करने। देखो, मेरा काम है मेरा 200% देना, ताकि मुझे रात को अच्छे से नींद आ सके कि हाँ यार, मैंने बच्चों को सब कुछ पढ़ा दिया है। अब अगर तुम अच्छे मार्क्स नहीं लाते तो उस चक्कर में तुम्हें नींद नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। तो अभी तुम्हारी नींद की जिम्मेदारी तुम्हारी है। लेकिन इन सब चीजों के अलावा मैं बात करूंगी मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट के बारे में, जो आप लोगों का 4th, 5th, 11th और 12th अक्टूबर को वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर्स पर होने वाला है। अगर अभी तक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करके रजिस्टर नहीं किया है ना, तो जाके कर लीजिए। क्योंकि अगर आप जिंदगी भर घर पे बैठकर आराम से, है ना, सिर्फ अपनी कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगा, है ना। अगर कुछ करना है लाइफ में, कुछ बनना है लाइफ में, कहीं पहुंचना है लाइफ में, तो खुद को चैलेंज करना बहुत जरूरी होता है। और यही चीजें होती हैं छोटी छोटी, इनसे तुम्हें फायदा भी मिलता है। तुम लोगों को पूरा का पूरा स्कॉलरशिप मिल जाएगा, पूरा का पूरा 100% स्कॉलरशिप वेदांतु के कोर्सेज पर, स्टडी मटेरियल सारा फ्री मिल जाएगा। और उन टीचर्स का तुम्हें 1-on-1 काउंसलिंग मिलेगा जो हजारों लाखों बच्चों को IIT पहुंचा चुके हैं, है ना, बड़े बड़े कॉलेजेस में पहुंचा चुके हैं, सिलेक्शन करवा चुके हैं। आप सोचो, अगर इस तरीके का गाइडेंस हम लोगों को मिल जाए, बन जाएगी ना लाइफ। जहां गलत जा रहे हो बता देंगे कि बेटा गलत जा रहे हो, सही कर लो चीजें अभी भी। तो 30 तक है ये, आप देख लो, 30 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन कर लो। और 4th, 5th, 11th और 12th अक्टूबर तक फटाफट से खींच दो मीटर। टेस्ट डेट्स है, घर पे पापा को बोलो पापा टिकट करवा लो, मुझे पेपर दिला के लाओ, बस। चलिए, फर्स्ट फ्लाइट के कुछ क्वेश्चंस हम आज करेंगे, चैप्टर्स जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और जहां से पहले के एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखो यार, जो मैं क्वेश्चंस क्लास में करवा रही हूँ ना, उन क्वेश्चंस के आपके एग्जाम्स में आने की प्रोबेबिलिटी है 99.999999%। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इनको परफॉर्म करते हो, तुम इनको प्रिपेयर करते हो या नहीं करते हो, और एग्जाम में कैसा परफॉर्म करते हो। ठीक है, तुम्हें लगता है तुम्हें सब आता है, तुमने सब कर लिया है, आंसर लिखना ही नहीं आ रहा है, हो सकता है ना, हो सकता है ना, आंसर लिखना ही नहीं आ रहा है, तो उस टाइम पे क्या करोगे? अरे क्या करोगे उस टाइम पे? कुछ तो करना पड़ेगा ना। उसके लिए अभी से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं यार बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम लोगों को एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है हमारे चैप्टर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग से, ठीक है, हिज फर्स्ट फ्लाइट जो हमारा था उधर से, कि ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम एंड सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द ledge where he slept at night, even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to brink, flapped their wings and flew away. He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away, but for the life of him he could not move. तो यहाँ पर देखो साफ साफ ये वाला वो वाला पार्ट है जब उसको इतना डर लग रहा होता है, इतना डर लग रहा होता है कि उसके पंख जो है ना, मतलब उसके भाई बहनों से बड़े हैं, और उसके भाई बहन एक दिन पहले ब्रिंक तक गए, दौड़ते हुए कूदे, पंख फड़फड़ाए और उड़ने लग गए, पर इसके अंदर वो हिम्मत नहीं हो रही थी, तो ये तो उल्टा भग गया अपने होल में, है ना, कि मैं नहीं कूद रहा। भाई पागल हो गया, मेरे पंख तो फैलेंगे ही नहीं, फैल गए तो उड़ेंगे नहीं, और उड़ने भी लग गए तो मेरे को तो लगता नहीं है कि मैं उड़ पाऊंगा। मतलब उसका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस 0 था, ठीक है। वो बर्ड समझ लो मैं हूं, जैसे मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्कुल 0 है, मुझे लगता ही नहीं मैं लाइफ में कुछ कर पाऊंगी। मेहनत करती रहती हूँ, बट एक दिन तो कुछ ना कुछ कर ही लूंगी, इतना बस मुझे पता है। इस चक्कर में मैं लगी रहती हूँ, है ना, कुछ ना कुछ लगी रहती हूँ। सो यस, अब यहाँ पर उसके पापा मम्मी का काम देखो क्या है। उसके पापा मम्मी डांट रहे हैं उसको, चिल्ला रहे हैं उसके ऊपर, खाना नहीं देंगे तुझे, निकल तू यहाँ से, उड़ रहा है तो उड़, है ना। जैसे लड़का होता है कुछ काम नहीं कर रहा होता तो बाप क्या करता है, मारता है थप्पड़, घर से बाहर निकाल देता है, खाना नहीं देता। वो यही कर रहे हैं उसके मम्मी पापा, यहाँ पे उस पर चिल्ला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। बोले जब तक बोले भूखा मर भूखा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। सो बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। बट भाई बंदे को इतना डर लग रहा था, उसको ये लग रहा था मैं जैसे ही कूदूंगा ना मैं मर जाऊंगा, और इसी वजह से वो नहीं कूद रहा था। So, state any one inference about the parents of the baby seagull from the given statement. तो हमें कोई एक inference, मतलब parents of the baby seagull, जो उसके मम्मी पापा थे ना, वो जब ये वाली बातें बोलते हैं, वो क्या पता चलता है हमें उसके मम्मी पापा के बारे में, वो पूछ रहे हैं, तो हमें पता चलता है कि मम्मी पापा स्ट्रिक्ट थे पर केयरिंग भी थे, वो चाहते थे कि वो उड़े। अब वो वैसे नहीं उड़ रहा है तो वैसे अपने तो रास्ता तो कोई अपनाएगा ना भाई, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। सो दे वर केयरिंग येट स्ट्रिक्ट, वो बहुत ज्यादा केयरिंग थे बट स्ट्रिक्ट भी थे, राइट। दे वांटेड हिम टू बिकम इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट, और इसीलिए वो चाहते थे भाई कि वो इंडिपेंडेंट बने, वो कॉन्फिडेंट बने, वो ये चीज चाहते थे।
Where did the little seagull sleep at night? कहाँ सोया लिटिल सीगल हमारा रात में? He slept in a little hole under the ledge. Simple. जितना पूछा उतना जवाब दो. आगे, which factors contributed to the young seagull's reluctance to fly despite the encouragement and threats from his parents? Elaborate in about 40 words with reference to the extract. क्या कह रहा है? कह रहा है which factors contributed to the young seagull's reluctance? क्या factors हैं जो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किस चीज में कि यंग सीगल जो है वो उड़ नहीं पा रहा है या वो उड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है डिस्पाइट द एनकरेजमेंट्स, कि कितने सारे पापा उसको मतलब उसके मम्मी पापा उसको एनकरेज कर रहे हैं, उसको थ्रेट भी दे रहे हैं तेरे को हम यहीं भूखा छोड़ देंगे, फिर भी नहीं उड़ पा रहा है. इलैबोरेट इन 40 वर्ड्स विद रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट. तो हमें यही चीज इलैबोरेट करनी है, 40 वर्ड्स के अंदर हमें बताना है. सो ही वॉज अफ्रेड. लड़का क्यों हमारा डरा हुआ था? रीजन क्या था? ही वॉज अफ्रेड हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम. उसको ये डर था कि उसके जो विंग्स हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे. फियर्ड फॉलिंग इनटू द सी. उसको डर लग रहा था कि भाई गिर जाऊंगा मैं, है ना, सी के अंदर. एंड लैक्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस डिस्पाइट हिज पेरेंट्स एनकरेजमेंट. और कहीं ना कहीं उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था ना अपने आप को लेकर, है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था. पापा मम्मी कितना भी एनकरेज कर रहे हैं. सो दी प्लंज सीम्ड टू डेस्परेट टू अटेम्प्ट. तो वो प्लंज उससे नहीं लिया जाता. तो वो एक छलांग मारनी थी जो उसको नहीं हो रही थी, है ना, वो नहीं ले पा रहा था. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He struggled on, drooping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. The expected call came within a few days. Mrs. Pumphrey was distraught. Tricky would eat nothing, refused even his favorite dishes. And besides, he had bouts of vomiting. He spent all his time lying on a rug, panting. Didn't want to go for walks, didn't want to do anything. I had made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. The poor lady almost swooned. She was sure he would pine and die if he did not see her every day. If she did not see her every day. Oh, okay. कहाँ है? The poor lady almost swooned. She was sure. वो ये बात को लेके श्योर थी. He would pine and die. कि जो डॉग है वो मर जाएगा. If he did not see her every day. अगर वो मुझे रोज नहीं देखेगा तो. So, but I took a firm line. Tricky was very ill and this was the only way to save him. वो बहुत ज्यादा बीमार था और ये एकमात्र तरीका था उसको बचाने का. चलो, the author firmly. अभी तुमको हिंदी थोड़ी ना बताना पड़ेगा, पता है ना, चैप्टर पढ़ा हुआ है ना, या बताओ हिंदी? देखो भाई, चलो हिंदी भी देखो तुम. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He struggled on, drooping in his harness. ऐसे चल रहा था बिल्कुल, मतलब जैसे उसको इतना एक तो भारी हो गया था, है ना, जीभ बाहर निकली हुई है, आंखें लाल है एकदम गदलाई गदलाई सी, और चला नहीं जा रहा है उस पर, ऐसे चल रहा है बस जैसे 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 कर कैसे टॉटरिंग, है ना. सो द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज. उसको मतलब उनको पता चल गया था कि ज्यादा दिन लगने नहीं है, ये इसकी हालत खराब होने वाली है बहुत ज्यादा, है ना. तो एक्सपेक्टेड कॉल आया एक कुछ ही दिनों में. मिसेस पंफ्री वॉज डिस्ट्रॉट. मिसेस पंफ्री बिल्कुल ऐसे हो गई थी, मतलब कि मेरी तो जान ही निकल जाएगी सर. ट्रिकी वुड नॉट ईट एनीथिंग. बोले ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है, कुछ भी नहीं खा रहा है ना. रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस. अपनी फेवरेट डिशेस को भी मना कर रहा है. एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग. और इसके अलावा भाई बहुत ज्यादा वॉमिटिंग भी कर रहा है. सो ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पैंटिंग. सारा दिन उस रग पे पड़ा रहता है, हांफता रहता है, जीभ बाहर निकली रहती है, ठीक है. डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, डिडंट वांट टू डू एनीथिंग. ना ही तो वॉक पे जाना चाहता है, कुछ नहीं करना चाहता वो. सो आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस. इसीलिए मैं अपने प्लान्स जो है एडवांस में बना चुका हूं. द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड. एकमात्र तरीका था, ठीक है, उसको उस घर से निकाल के लेके जाने का. भाई आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज, कि भाई आपको इसको क्या करना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जा सके. और वो लेडी की तो हालत खराब हो गई. वो बोली मेरा कुत्ता तो मर जाएगा भाई मेरे बिना, है ना, मतलब इसकी तो हालत ही खराब हो जाएगी मेरे बिना. बट आई टुक अ फर्म लाइन. ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम. पर मैंने क्या किया, एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया और
कहीं ना कहीं ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम. ट्रिकी बहुत ज्यादा बीमार था और यही एक तरीका था उसको ठीक करने का, है ना. सो द ऑथर फर्मली प्रपोज्ड द नीड टू रिमूव ट्रिकी फ्रॉम द हाउस फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड. सो ऑथर ने क्या किया, बहुत स्ट्रिक्टली ये बात बोली कि भाई देखो इसको लेके जाना पड़ेगा, है ना, ट्रिकी घर से लेके जाना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए. एलैबोरेट द रीजन फॉर डूइंग सो इन 40 वर्ड्स. अब रीजन क्या था इस चीज के पीछे, ये काम करने के पीछे का रीजन क्या था. ट्रिकीज हेल्थ हैड वर्सनड ड्यू टू ओवरफीडिंग एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज. ट्रिकी की जो हेल्थ थी वो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी. किस चीज की वजह से, ओवरफीडिंग और लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से. सो द ओनली वे टू सेव हिम, तो एकमात्र तरीका उसको बचाने का जो था वो ये था, was to keep him away from his owner's pampering. उसको अपने ओनर की पैम्परिंग से दूर रखना. प्रोवाइड अ कंट्रोल्ड डाइट, एक कंट्रोल्ड डाइट प्रोवाइड करना. एंड अलाउ नेचुरल रिकवरी इन अ हेल्थियर एनवायरमेंट, और धीरे धीरे नेचुरली उसको रिकवर होने देना और एक हेल्दी एनवायरमेंट में, है ना. मिसेस पम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉट. What does this suggest about her character? Mention any one reason. को distraught मतलब एकदम ऐसे लग रहा उसकी दुनिया उजड़ गई हो, है ना. उसके कैरेक्टर के बारे में क्या बताता है. Mention any one reason, एक रीजन बताओ. So Mrs. Pumphrey was distraught and she was deeply attached and overprotective towards Tricky. वो ट्रिकी से ना बहुत ज्यादा अटैच थी, है ना, ओवर प्रोटेक्टिव थी उसको लेकर. शोइंग हर इमोशनल एंड केयरिंग नेचर, जिससे हमें साफ दिखता है उसका इमोशनल और उसका केयरिंग नेचर. Right? Read the following extracts and answer the questions for any one of the given two. तो अभी ये extract पढ़ो and answer करो questions for any one of the given two, A or B. Some say the world will end in fire. Some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. मैं किसके पक्ष में हूं? उनके पक्ष में हूं जो भाई फायर से समझते हैं कि ये दुनिया खत्म होगी. मैं उनको मानता हूं, क्योंकि फायर और आइस का याद रखना, ये सवाल इस वाले पोएम का ये जरूर पता होना चाहिए तुमको कि ये जो दो फायर और आइस जो एलिमेंट्स उन्होंने नेचर के लिए हैं, इनको ये कंपेयर कर रहा है ह्यूमन इमोशन से. और फायर को वो बोल रहा है डिजायर, है ना, और एलिमेंट लिख दिया. आइस को वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो, फायर तो क्या हो गई, डिजायर हो गई, और आइस क्या हो गई, हेट्रेड हो गई. ठीक है. सो द स्पीकर ऑफर्स एविडेंस टू सपोर्ट हिज प्रेफरेंस फॉर वन थियोरी ओवर द अदर. स्पीकर ऑफर करता है एविडेंस, सबूत, टू सपोर्ट हिज प्रेफरेंस, है ना, कि भाई मेरा जो प्रेफरेंस है, जो मैं मान रहा हूं कि मैं इसकी तरफ हूं, वो एविडेंस ऑफर कर रहा है उस चीज के लिए. फॉर वन थ्योरी ओवर द अदर, मेंशन द एविडेंस, एविडेंस मेंशन कर रहे, तो वो क्या ना, आई हैव टेस्टेड, वहां से पता चलता है. सो हिज ओन एक्सपीरियंस विद डिजायर कन्विंसेस हिम दैट इट कैन बी डिस्ट्रक्टिव लाइक फायर. तो उसका जो खुद का एक्सपीरियंस है डिजायर्स के साथ, कि भाई हाँ मैंने भी ये डिजायर्स फील किए हैं, ये टेम्पटेशंस फील किए हैं, एंड अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस एंड इन माय ओपिनियन, आई थिंक फायर is completely capable of destroying a human being. That means desires and temptations are completely able to destroy any human being, and obviously it can destroy or it can, you know, cause destruction to the entire world. So yes, I wish and I hope कि आपको पता होगा what is fire, what is ice, why poet is comparing these two natural elements with two different human emotions. So yes, what is the prediction of the poet about how the world will come to an end? अभी prediction बताओ. So it's an old age, I think, age-old debate, right? From I think so many years, we are constantly debating about how this world will end. And some people say this world will end in fire, and some people say that this world will end in ice, as in the temperature will either go so high or so low, right? So because of these things, obviously human beings or living creatures won't be able to survive, and in this way obviously we are going to die. And this is an age-old debate. So many people share so many reasons that why will this happen, due to global warming, and there are certain many more things जो बोली जाती है. But I think
यहाँ पर पोएट जो है वो बात कर रहे हैं कि हमारे ह्यूमन इमोशंस जो है ना वो भी हमें बर्बाद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आइस है, आइस को उन्होंने हेट्रेड से कंपेयर किया, तो वो बोल रहे हैं कि यार देखो आप ये हेट्रेड ना इट्स लाइक अ पॉइजन, है ना, ये आपकी जिंदगी में जहर घोल देता है, और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हेट्रेड यू डू बैड थिंग्स राइट टू पीपल, एंड देन उसका कॉन्सिक्वेंसेज यू हैव टू सफर। ऑब्वियसली उसका कॉन्सिक्वेंसेज आपको ही झेलना पड़ेगा ना उसका कॉन्सिक्वेंसेज, है ना। हम किसी से इतना नफरत करने लग जाते हैं आजकल, देख सकते हो आप, इतना हेट्रेड बढ़ गया है लोगों में कि किसी बंदे को ऊपर चढ़ा हुआ देख ही नहीं सकते हैं, मार ही देते हैं भाई, मार ही देते हैं, मतलब झेलना, टॉलरेंसेस खत्म हो गई हमारी। सो व्हाट इज द प्रेडिक्शन ऑफ द पोएट अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल कम टू एन एंड? द पोएट प्रेडिक्ट्स दैट द वर्ल्ड विल ईदर एंड इन फायर सिंबलाइजिंग डिजायर और इन आइस सिंबलाइजिंग हेट्रेड। याद रखना इस चीज को। He believes that desire is more likely to cause destruction. उसका मानना है कि भाई ये जो डिजायर है ना ये डिस्ट्रक्शन कॉज करती है, बट हेट्रेड इज इक्वली केपेबल ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट द एंड। बट हेट्रेड जो है वो भी उतनी ही काबिल है, वो भी उतनी ही काबिल है इस दुनिया को खत्म करने के लिए। कॉमेंट ऑन द ओवरऑल मूड ऑफ द एक्सट्रैक्ट। हमें एक्सट्रैक्ट के ओवरऑल मूड पर कॉमेंट करना है। आइए देखते हैं। The mood is contemplative and cautionary, reflecting on the destructive nature of human emotions. तो mood कैसा है? mood है contemplative, cautionary, as in वो हमें आगाह कर रहे हैं, है ना, reflecting on the destructive nature of human emotions. किस चीज को लेकर? कि ये जो ह्यूमन इमोशंस है, ये जो दो ह्यूमन इमोशंस हैं, दे आर एबल टू डिस्ट्रॉय, दे आर एबल टू एंड, दे आर एबल टू डू एनीथिंग राइट टू अ ह्यूमन बीइंग, दे आर एबल टू। So, वो बोलते हैं कि these emotions should not control you, you should control these emotions so that आप अपनी मौत खुद ना बुलाओ, ठीक है, आपको फिर उनके consequences भी झेलने पड़ते हैं, and I don't think that's a good thing. Next है the leaves strain toward the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped boughs shuffling under the roof, like newly discharged patients, half dazed, moving to the clinic doors. So how does the comparison between the bows and newly discharged patients contribute to the theme of message of the poem? Answer in about 50 words. Listen. Now, this is completely up to you how many lines you want to write in an answer. Okay, because of your handwriting and everything. But I suggest that students should follow the word limit. So if they are asking कि भाई 40 वर्ड्स में लिखो, देन गो फॉर 3 to 4 लाइन्स, ठीक है। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि एक लाइन के अंदर 10 वर्ड्स आते हैं, सो 40 वर्ड्स इन 4 लाइन्स, सही, एकदम मस्त। नेक्स्ट, so the bows like newly discharged patients are weak yet eager to return freedom. This comparison highlights the struggle of liberation and the transition from confinement to independence. So the bows like newly discharged patients are weak. वो क्या होते हैं? वो बिल्कुल newly discharged patients की तरह होते हैं जो बहुत ज्यादा weak होते हैं, yet eager to return to freedom. लेकिन उनको ना बहुत जल्दी होती है घर जाने की, है ना भाई, वो उनको आजादी चाहिए होती है क्योंकि हॉस्पिटल में परेशान हो जाते हैं। सो दिस कंपैरिजन, ये एक तरीके से कंपैरिजन है कि बता रहे हैं कि वो उनकी तरह होते हैं, है ना। सो हाईलाइट्स द स्ट्रगल फॉर लिबरेशन एंड द ट्रांजिशन फ्रॉम कन्फाइनमेंट टू इंडिपेंडेंस, कि लिबरेशन का स्ट्रगल और कैसे आप जब कन्फाइनमेंट से आजादी की तरफ जाते हो कितना आपको मतलब रहता है, आपको ईगरनेस रहता है अंदर कि मुझे आजाद होना, आजाद होना, आजाद होना। आप पूरा ठीक होने का वेट भी नहीं करते, आपको बस डिस्चार्ज होना होता है। सो व्हाई डज द पोएट डिस्क्राइब बो एज शफलिंग? वो उसको क्यों एज शफलिंग डिस्क्राइब करता है? द वर्ड सजेस्ट स्लो एंड स्टेडी मूवमेंट एज द बोज एडजस्ट टू देयर न्यू फाउंड फ्रीडम। नेक्स्ट है, what strategy did the mother adopt to teach the young seagull how to fly? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है कि भाई क्या स्ट्रैटेजी माँ जो है वो अपनाती है टू टीच द यंग सीगल हाउ टू फ्लाई, यंग सीगल को ये सिखाने के लिए कि कैसे उड़ना है। सो द मदर रिजॉर्टेड टू हंगर एज अ स्ट्रैटेजी। सबसे पहली चीज माँ क्या अपनाती है कि भूखा मारो इसको, रोटी मत दो, खाना नहीं मिलेगा तेरे को अब, है ना। शी केप्ट फूड जस्ट आउट ऑफ यंग सीगल्स रीच। पहली चीज उसकी रीच से दूर रखती है, आ जाती है उड़ के मुंह में खाना लेके, यहां पे है उसके साथ, यहां पे। सो टेम्पटिंग हिम टू फ्लाई, और उसको भूख लगी है, वो कूदेगा उस खाने पे, कूदा तो कूद गया तो अपने आप पंख फैल गए। तो जैसे मेरे मैं ना पापा बोलते तू कर लेगी ये काम, मैं कहा मुझे धक्का दे दो एक बार, फिर तो मैं तैर ही लूंगी, समझ रहे हो, वो वाली चीज है। खुद से कदम उठाने की हिम्मत नहीं है, तभी मैंने बोला था मैं यंग सीगल हूं, बिकॉज आई थिंक आई डू नॉट हैव दैट करेज टू टेक दैट स्टेप, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई।
मेरी बहन में बहुत है ये, वो कर लेती है भाई। This necessity pushed him to overcome fear and make his first flight. तो ये जो जरूरत थी, ये जो नेसेसिटी थी, है ना, ये उसको पुश करती है टू ओवरकम फियर, क्या कर सके वो, फियर को ओवरकम कर सके, एंड मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, और अपना पहला उड़ान भर सके। Why does the tiger in the zoo ignore the visitors? भाई ये जो टाइगर है जू के अंदर, ये विजिटर्स को इग्नोर क्यों करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। द टाइगर इग्नोर्स विजिटर्स। अभी टाइगर क्या करता है? इग्नोर करता है वो विजिटर्स को। रीजन क्या है उसके पीछे? कुछ तो रीजन होगा। बिकॉज क्योंकि ही फील्स ट्रैप्ड एंड डिसइंटरेस्टेड इन देयर प्रेजेंस। क्योंकि पहली बात तो उसे लगता है कि यही कारण है जिसकी वजह से मैं इसके अंदर बंद हूं, और उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है उनमें। रोज आते हैं, उधर चले जाते। उसके लिए इस टाइम पे जो मेन कंसर्न है वो है आजादी। आजादी बिल्कुल चाहिए मुझे इस पिंजरे से, ऐसे वाला बिल्कुल फीलिंग हो रहा है उसको अंदर, है ना। सो हिज माइंड एंड इंस्टिंक्ट्स लॉन्ग फॉर फ्रीडम इन द वाइल्ड। तो उसका जो माइंड है, उसका जो इंस्टिंक्ट है, वो कहीं ना कहीं आजादी चाहते हैं। वेयर ही कैन हंट एंड रोम फ्रीली, जहां पर वो इजीली शिकार कर सकता है, इजीली आराम से घूम सकता है, फ्रीली घूम सकता है, नॉट टू बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्प्ले, और जहां पर वो बेसिकली एक प्रदर्शनी बनकर नहीं रहेगा। समझ रहे हो ना, है ना, वहां पर वो एक मात्र प्रदर्शनी नहीं होगा। हाँ या ना? चलो, Why is the baker a very important to the village folk? अभी लोगों के लिए, गांव के लोगों के लिए जो बेकर है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? The baker was central to village life in Goa. बेकर जो है वो बिल्कुल सेंट्रल है, मतलब वो मेन बंदा है गांव का, ये समझ लो। He supplied bread for daily meals. रोजाना के मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में वो लोग ब्रेड खाते हैं, वो सप्लाई करता है। एंड स्पेशल ओकेजन्स लाइक वेडिंग्स एंड फेस्टिवल्स, और स्पेशल ओकेजन्स पे भी, जैसे वेडिंग्स पे, फेस्टिवल्स पे। सो हिज प्रेजेंस मार्क्ड इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड हिज प्रोडक्ट्स वर अ कल्चरल स्टेपल। तो उसका प्रेजेंस जो है वहां पर होना बताता है कि ये जो इवेंट है ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, और उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं कल्चरल स्टेपल है। मतलब उसके प्रोडक्ट्स के बिना शादियां नहीं होती है, एंगेजमेंट नहीं होती है, बर्थडेज नहीं मनते, वैसा वाला चीज। ठीक है। वाई डिड द पोएट not console the grief stricken boy when he lost the ball? भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक सवाल को मैं यही कह रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि है, ठीक है ना, इनको बिल्कुल हल्के में मत लेना। सो व्हाई डिड द पोएट नॉट कंसोल? वो जो पोएट है वो कंसोल क्यों नहीं करता है द ग्रीफ स्ट्रिकन बॉय व्हेन ही लॉस्ट द बॉल? देखो, द पोएट डिड नॉट कंसोल द बॉय बिकॉज ही वांटेड हिम टू लर्न अ लाइफ लेसन। क्योंकि वो क्या चाहता था? पहली बात, उसको एक लाइफ लेसन सिखाना चाहता था। दैट लॉस इज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ, कि भाई ये जो लॉस है ना, दिस इज अनअवॉइडेबल, यू कैन नॉट अवॉइड लॉस। ये आएगा ही आएगा, तेरे पास से तेरा प्यार दूर जाएगा ही जाएगा। तो कितना ही उसको खींच ले, और जितना कैद करने की कोशिश करेगा उतना जाएगा। उन्होंने बोला जो भी तेरी प्यारी चीजें हैं, चाहे वो मटीरियलिस्टिक है, चाहे वो रिलेशनशिप्स हैं, कुछ भी है, एक ना एक दिन तेरे को लॉस देखना पड़ता है। भाई जिंदा तो कोई नहीं रहने वाला हमेशा के लिए, हमेशा कोई ना कोई मरेगा। आपका प्यारा दुलारा भी मरेगा, है ना, जाएगा इस दुनिया से दूर नहीं, जूर। तो आपका कंट्रोल है क्या उस चीज पे? नहीं। वो कहते हैं पहली बार ये जो इसकी बॉल खुली है ना, इसको पता चल गया कि मटीरियलिस्टिक चीजें लाइफ के अंदर आपके पास हमेशा नहीं रहने वाली है। एक समय आएगा जब आपसे वो दूर भी जाएंगी, तो आपको उस इमोशन को समझना जरूरी है। ठीक है। हाँ, सेविंग मनी फॉर द बस जर्नी वॉज नॉट ईजी फॉर वल्ली। एक्सप्लेन। भाई मनी सेव करना वल्ली के लिए इतना ईजी नहीं था। एक्सप्लेन करो। बोलते कर देंगे जी। वल्ली हैड टू रेजिस्ट टेम्पटेशंस लाइक बाइंग स्वीट्स। अभी वल्ली को बहुत कुछ करना पड़ता है ना। जब आपको अपनी फेवरेट, जैसे मुझे मेरे फेवरेट जूते खरीदने हैं, अभी वो खरीदने तो है, मुझे उसको खरीदने हैं, और वो मेरे को लग रहा है कि यार क्या ही इतने पैसे बर्बाद करने हैं उसके अंदर। फिर मेरे को लग रहा है कि तू सेव कर ले, फिर मेरे को लग रहा है तो EMI पे ले ले, पर मैं ले नहीं पा रही हूँ, हिम्मत ही नहीं हो रही। अब मैं सोचू कोई गिफ्ट कर दे मुझे, उससे क्या होगा, मेरे अंदर गिल्ट नहीं रहेगा कि मैंने इतने महंगे जूते क्यों खरीदे, क्योंकि गिफ्ट मिले हैं ना। गिफ्ट तो कितना भी महंगा हो सकता है। अब बस मैं यही सोच रही हूँ कि बस मैं लोगों को हिंट दे दूँ कि देखो मुझे मेरे बर्थडे के लिए क्या चाहिए, फिर उनको पता चल जाए चाहिए, फिर वो मुझे वही चीज़ दे दे जो मुझे चाहिए, तो मेरे पैसे भी नहीं लगेंगे, उनको भी पता चल जाएगा कि मुझे क्या चाहिए, जिसे देख के मैं खुश भी हो जाऊंगी। तो इस तरीके से ना सबका भला हो जाता है, समझ लो। हाँ, सो वल्ली हैड टू रेजिस्ट टेम्पटेशंस लाइक बाइंग स्वीट्स, टॉयज और राइडिंग द मेरी गो राउंड।
सो शी सेव्ड एवरी कॉइन पेशेंटली, उसने सेव किया हर एक कॉइन बहुत पेशेंटली, शोइंग डिटर्मिनेशन टू अफोर्ड द बस फेयर फॉर हेल्प फॉर हर ट्रिप, क्या दिखाते हुए, डिटर्मिनेशन दिखाते हुए, टू अफोर्ड द बस फेयर फॉर हर ट्रिप, है ना, हाँ या ना, कि भाई मुझे अपने बस का टिकट खुद खरीदना है, तो मैं उसके लिए अभी बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं मस्ती करूंगी, मैं एक टॉफी भी नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी मैं। गला मेरा खराब है, पानी में ठंडा पी रही हूं, मजे आ जाएंगे भूमिका चौहान, मजे आ जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं। Answer any two of the following three questions in 40 to 50 words each. चलिए, how did Ausable get rid of Max? कैसे Ausable Max का मतलब Max से पीछा छुड़वाता है? So Ausable tricked Max by inventing a story. Ausable ने सिर्फ एक सिंपल सी चीज की थी, उसने एक स्टोरी रची थी, है ना, अबाउट पुलिस कमिंग टू प्रोटेक्ट अ सीक्रेट डॉक्यूमेंट, कि भाई पुलिस जो है वो आ रही है, आई है, दरवाजे पे है, एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। मैक्स फियरिंग कैप्चर ट्राइड टू एस्केप, और बस मैक्स क्या था, अभी देखो हमको बोला 40 to 50 वर्ड्स में हम इतना ही लिखेंगे, मुझे पूरा चैप्टर पता है, मैं बहुत सारी चीजें इसके अंदर ऐड कर सकती हूँ, पर मैं क्यों करूं, जब मुझे 40 वर्ड्स बोले हैं तो मैं 40 में लिखूंगी भाई, मैं नहीं लिखूंगी उससे ज्यादा में, बेशक मुझे कितना भी पता है, doesn't matter. So वो कह रहे हैं स्टोरी अबाउट पुलिस कमिंग टू प्रोटेक्ट अ सीक्रेट डॉक्यूमेंट। सो मैक्स फियरिंग कैप्चर, मैक्स को मर्डर लगा, मैक्स को लगा भाई अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा, ट्राइड टू एस्केप, उसने भागने का सोचा, थ्रू अ नॉन एग्जिस्टेंट बालकनी एंड फेल टू हिज डेथ। किसके जरिए, एक नॉन एग्जिस्टेंट बालकनी के जरिए, जो मतलब खुद ही मर गया ना, आप कूद गया तो मर गया भाई, मरेगा ही जब ध्यान नहीं देगा डिटेल्स पे। तो व्हाई डज मैडम लुजेल hastily depart from the ball when her husband places the modest wrap on her shoulder? अब कैसे मैडम लुजेल निकलती है फटफट, जैसे ही पार्टी खत्म हुई, पार्टी में सबने बहुत तारीफ की, क्या लग रही हो मैडम, एकदम बहुत सुंदर, तुम्हारी जैसी तो पूरी कोई लड़की नहीं लग रही पूरी पार्टी में, तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवां, सौंदर्य साबुन, मटिल्डा, मटिल्डा ही थी ना, क्या नाम था इसका, मैडम लुजेल का मटिल्डा नाम था क्या, मैं भूल और जाती हूँ नाम। डिपार्ट फ्रॉम द बॉल व्हेन हर हस्बैंड प्लेसेस modest wrap on her shoulders. So Madam Luzelle left hurriedly to avoid embarrassment. Reason क्या था वहां से निकलने का, embarrassed फील हो रहा था, उसको लगा था ये लोग मुझे गरीब समझेंगे। अभी तो क्या हो गया समझेंगे, तो तेरा पति बेचारा तुझसे इतना प्यार करता है, एक तो तेरे को पार्टी में लेके आया, इतना महंगा ड्रेस दिला के, इतना करके, अभी भी तेरे को एम्बैरेसमेंट हो रहा है, क्या बात का एम्बैरेसमेंट। देखो मैंने बोला था कि अगर हम अपने आप को राजा समझेंगे तो दुनिया भी हमें राजा समझेगी, है ना, अगर हम अपने आप को गरीब समझेंगे तो दुनिया तो समझेगी ही गरीब। तो बेशक गरीब हो तुम, फर्क नहीं पड़ता, राजा समझना चाहिए खुद को, जैसा बोलोगे यूनिवर्स वैसा देगा, तथास्तु करता है वो। तुम बोलोगे मैं राजा हूं, बोले हाँ तू है राजा बेटे, ले तथास्तु, है ना। और तुमने अक्सर उन लोगों को देखा होगा जो ये बोलते बार बार यार मेरी तो बहुत लाइफ खराब है, उनकी खराब ही रहती है, तुम 4 साल बाद पूछ लो वो यही बोलेंगे नहीं नहीं बस चल रही है। अरे तो चल कैसे रही है, वो यही बोलेंगे, है ना। और जो बोलते हैं ना यार बहुत बढ़िया, सब कुछ बहुत बढ़िया, वो तरक्की करते जाते हैं, वो निकलते हैं आगे। सो हर मॉडेस्ट रैप रिवील्ड हर पॉवर्टी, उसकी गरीबी का एकदम सबके सामने आ जाएगी। एंड अमिड रिच, अमीर लोगों के बीच में, एंड एलिगेंटली ड्रेस्ड वुमेन एट दी बॉल। सो आइए, इन टाइम यू विल बी मोर लर्नड देन एनीवन एल्स इन द विलेज, है ना। कोई मतलब बोले तुम इतना पढ़ लिख लोगे कि तुम्हारे जितना कोई पढ़ा लिखा होगा नहीं गांव में, सो देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, एंड देन उस टाइम पर कोई भी तुम पर हंस नहीं पाएगा। What effect did her teacher's words have on भोली? Elaborate, क्या प्रभाव, ठीक है, उसके टीचर के शब्दों का हुआ भोली पर, बताइए, उसको इलैबोरेट करना है, उसको हमें बताना है। तो देखो, टीचर्स वर्ड्स फिल्ड भोली विद होप एंड कॉन्फिडेंस, जो टीचर के वर्ड्स थे उसने भोली को कॉन्फिडेंस से भर दिया। शी बिगैन टू बिलीव इन हरसेल्फ, वो अपने ऊपर विश्वास करने लगी। डिटर्मिन्ड टू स्टडी एंड इम्प्रूव, वो बिल्कुल एकदम दृढ़ हो गई कि मुझे अब पढ़ना ही पढ़ना है, मुझे इम्प्रूव करना ही करना है। नोइंग एजुकेशन कुड अर्न हर रिस्पेक्ट एंड साइलेंस दोज मॉक्ड हु मॉक्ड हर, उसे पता था कि ये जो है ना एजुकेशन मुझे इज्जत दिलाएगी
और उन लोगों के मुंह पे ताला लगाएगी जो मेरे पे हंसते हैं, मेरे अपीयरेंस को लेके या मेरी बात करने के तरीके को लेके, व्हाटएवर। चलिए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, 100 to 120 वर्ड्स में आंसर करना है। एनालाइज एंड इवैल्यूएट द रोल ऑफ फेथ इन अ लेटर टू गॉड एंड द सर्मन एट बनारस। अब बोला था आपको कि दो चीजों को मिला के सवाल पूछ लेंगे, है ना, कोई एक थीम उठा लेंगे और उस थीम को बोलेंगे इसमें भी है, इसमें भी है। दो जवाब, दो जवाब। तो तुम सोच लेते ना ये चैप्टर छोड़ जाता हूं, वो चैप्टर नहीं छोड़ता, ये मत करना, है ना। 95+ लाना, सारा पढ़ना पड़ता है उसके लिए। इन अ लेटर टू गॉड, लेंचोज अनशेकेबल फेथ इन गॉड लीड्स हिम टू राइट फॉर हेल्प। अभी ए लेटर टू गॉड के अंदर लेंचो का जो अनशेकेबल फेथ है भगवान के अंदर, लीड्स हिम टू राइट फॉर हेल्प, उसी की वजह से तो वो मदद मांगता है उनसे। आफ्टर अ हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉयज हिज क्रॉप्स, जब भाई एक बल्कि बुरी हेलस्टॉर्म उसकी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, सो हिज ट्रस्ट इंस्पायर्स द पोस्टमास्टर टू सीक्रेटली हेल्प। अब उसका ट्रस्ट ही पोस्टमास्टर को इंस्पायर करता है कि वो सीक्रेटली उसकी मदद करता है ना। सो प्रूविंग फेथ कैन इंस्पायर जेनरोसिटी, जिससे ये पता चलता है कि भाई हाँ, अगर आपको किसी चीज में विश्वास है तो उसकी वजह से आप लोगों के अंदर दया उत्पन्न कर सकते हैं। इन द सर्मन एट बनारस, किसा गौतमीज फेथ इन बुद्धाज विजडम हेल्प्स हर रियलाइज। वैसे ही उसके अंदर किसा गौतमी को रियलाइज होता है ना, कि द यूनिवर्सैलिटी ऑफ डेथ, कि भाई मरना तो मरना है ही, तो बुद्ध जी ने तो सिखाया उसको, है ना, उन्होंने तो अक्ल दी कि देख तू बता दे कोई है ऐसा घर जिसके अंदर डेथ ना हुई हो। सो हर स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रांसफॉर्म्स हर ग्रीफ इनटू एक्सेप्टेंस। उसका ये ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या कर पाता है, उसके इस ग्रीफ को एक्सेप्टेंस में बदल पाता है ना। अब हमने एक्सेप्ट कर लिया भाई कि जो है ऐसा ही है, अब इसी के साथ रहना है ना, टेढ़ा है पर मेरा है, वही वाली बात है। तो अब वो एक्सेप्टेंस आ जाता है, तो फिर आपको इजी हो जाती है चीजें। सो बोथ टेक्स्ट शो दैट फेथ वेदर इन डिवाइन पावर, तो दोनों ही टेक्स्ट ये दिखाते हैं कि फेथ whether in divine power or enlightened wisdom, है ना, can guide people, ये चीज जो है वो लोगों को गाइड कर सकती है through hardship, providing strength and clarity in life's trials। ठीक है, लाइफ में जब भी दिक्कत आए, जब भी परेशानी आए, तो क्या कर सकते हो आप, भगवान का सहारा ले सकते हो। क्या कर सकते हो, भगवान का सहारा ले सकते हो। एक्सप्लोर द कंट्रास्टिंग इमेजेस of the tiger in a tiger in the zoo and the tiger in how to tell wild animals। दे दिया दो सवाल, मैंने बोला तुमको ये करेंगे, ये वाला काम तुम्हारे साथ। इसी तरीके के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को ये लोग निकाल के लाएंगे, तुमसे पूछेंगे। एक्सप्लोर दी कंट्रास्टिंग इमेजेस, दोनों का अब कंट्रास्टिंग इमेजेस एक्सप्लोर करनी है हमको, टाइगर की इन द टाइगर इन द जू एंड टाइगर की हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स में। क्या बढ़िया सवाल बनाया देखो। सो इन अ टाइगर इन द जू द टाइगर इज शोन एज मजेस्टिक। अभी टाइगर इन द जू में तो टाइगर को बहुत ज्यादा मजेस्टिक दिखाया है, येट हेल्पलेस क्रिएचर, पर फिर भी हेल्पलेस दिखाया है ना। पेसिंग इन अ स्मॉल केज, जो एक बिल्कुल छोटे से केज के अंदर क्या कर रहा है, इधर से उधर घूम रहा है। ही इज साइलेंट, फ्रस्ट्रेटेड एंड डिप्राइव्ड ऑफ हिज नेचुरल इंस्टिंक्ट्स। तो वो साइलेंट है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड है एंड डिप्राइव्ड ऑफ हिज नेचुरल इंस्टिंक्ट्स, और उसको कहीं ना कहीं उसके नेचुरल इंस्टिंक्ट से मतलब छीन लिया गया है। सिंबलाइजिंग द क्रुएलिटी ऑफ कैप्टिविटी, जो क्या सिंबलाइज कर रहा है कि भाई ये कैप्टिविटी कितनी क्रूअल है ना। सो द पोएम इवोक्स सिंपैथी फॉर द एनिमल्स लॉस्ट फ्रीडम। तो कविता जो है यहां पर वो जगा रही है सिंपैथी किसके तरफ, वो उस इंसान की जो फ्रीडम छीन ली गई है, उस टाइगर की जो फ्रीडम छीन ली गई है उसके प्रति, ठीक है। In contrast, how to tell wild animals depicts the tiger in its natural habitat। वो डिपिक्ट करता है कि भाई टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट में कैसे होता है, दूसरे वाले पोएम के अंदर पावरफुल है, फेरोशियस है एंड डेंजरस है। सो हियर द टाइगर इज एन एक्टिव प्रेडेटर, और यहां पर जो टाइगर है वो कहीं ना कहीं एक एक्टिव प्रेडेटर है, ठीक है, एडवांसिंग टुवर्ड यू, बढ़ रहा है जो तुम्हारी तरफ, इन द वाइल्ड, रिप्रेजेंटिंग नेचर्स रॉ स्ट्रेंथ, जिससे हमें पता चलता है कि भाई नेचर भयंकर है नेचर का स्ट्रेंथ। सो वाइल द फर्स्ट पोर्ट्रेयल इज सॉम्बर एंड रिस्ट्रेन्ड, द सेकंड इज लाइवली एंड ह्यूमरस
creating two sharply different images of the same majestic animal. तो दोनों ही पोम के अंदर एक ही एनिमल के दो अलग अलग इमेजेस हमें दिखा दिए गए. हाँ या ना? हाँ. चलिए, हाउ डिड अनिल ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन हरी सिंह द थीफ्स स्टोरी. कितना सिंपल सा सवाल पूछ लिया हम लोगों से. बोले कि भाई तुम बताओ कि कैसे अनिल जो है वो एक बदलाव ला पाया किसके अंदर? हरी सिंह के अंदर, है ना. तो देखो, हरी सिंह और यंग थीफ. हरी सिंह क्या है? एक जवान चोर है. मेट अनिल, वो अनिल से मिलता है. अ काइंड एंड ट्रस्टिंग राइटर, जो क्या है? एक बहुत ही दयालु और एक विश्वास करने लायक राइटर है. अनिल्स ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी डीपली अफेक्टेड हरी. अब जो अनिल का ऑनेस्टी या उसका जो जेनरोसिटी था उसने हरी को बहुत ज्यादा गहराई से मतलब उसको अफेक्ट किया. व्हेन हरी स्टोल अनिल्स मनी, और जब हरी ने अनिल का पैसा चुराया, ही फेल्ट गिल्टी, उसको बहुत गिल्टी फील हुआ. बिकॉज, क्योंकि अनिल हैड प्रॉमिस्ड टू टीच हिम, क्योंकि अनिल ने प्रॉमिस किया था, है ना, कि मैं तुझे पढ़ना सिखाऊंगा, रीड करना सिखाऊंगा, लिखना सिखाऊंगा. रियलाइजिंग एजुकेशन वाज मोर वैल्यूएबल, ये रियलाइज करते हुए कि एजुकेशन बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है देन क्विक मनी, कि भाई ये जो एकदम से तुझे पैसा मिल जाता है चोरी करते ही, उससे ज्यादा वैल्यूएबल क्या है? आपका एजुकेशन है. सो हरी रिटर्न्ड दी नोट्स. हरी ने क्या किया? पैसा वापस किया. एंड अनिल नीदर पनिश्ड हिम, और अनिल ने भी बहुत अच्छी समझदारी दिखाई कि उसको पनिश नहीं किया. नॉर मेंशन्ड द थेफ्ट, और ना ही उस चोरी का जिक्र किया. बट इंस्टेड पेड हिम एंड कंटिन्यूड टीचिंग, बल्कि पे किया, है ना, और उसको पढ़ाया भी आगे, रेगुलर रखा, वो सब चीजें छोड़ा नहीं उसको. सो दिस ट्रस्ट एंड फॉरगिवनेस ट्रांसफॉर्म्ड हरी. तो ये जो ट्रस्ट था, ये जो फॉरगिवनेस था, इस चीज ने हरी को ट्रांसफॉर्म किया, मेकिंग हिम अबैंडन थेफ्ट फॉर अ बेटर फ्यूचर. जिससे क्या कर पाया? वो अच्छे भविष्य के लिए चोरी छोड़ पाया. हाँ या ना? हाँ. इन वॉट वेज डज थिंक टैंक मिस इंटरप्रेट इनोसेंट नर्सरी राइम्स एज थ्रेट्स टू द मार्शियंस. क्या कह रहे हैं? कि इन वॉट वेज, कैसे जो थिंक टैंक है वो हमारी प्यारी प्यारी छोटी छोटी नर्सरी राइम्स को एक कोई बड़ा सा ही मतलब सोच लेता है कि ये तो बहुत ही बड़े बड़े कोई कोड है ना, थ्रेट है ये तो. सो इन द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, थिंक टैंक द रूलर ऑफ मार्स कंप्लीटली मिसअंडरस्टैंड, वो पूरे तरीके से मिसअंडरस्टैंड कर जाता है सिंपल अर्थ नर्सरी राइम्स को एज डेंजरस मैसेजेस. क्या कह रहा है वो उनको? डेंजरस मैसेजेस कह रहा है. रीडिंग हम्प्टी डम्प्टी ही बिलीव्स इट इज अबाउट हिमसेल्फ. वो जब हम्प्टी डम्प्टी पढ़ता है उसे लगता है वो मेरे बारे में है. एंड फियर्स अ ग्रेट फॉल. So the rhyme "Hey diddle diddle" convinces him that earth creatures communicate with animals and possess advanced space travel. He also interprets Jack and Jill as a plan for the Earthlings to attack Mars and steal resources. सोचो कि ये तो इसलिए है, ये तो इसलिए, ये सारी जैक एंड जिल वेंट अप द हिल वाली सारी. So his overactive imagination turns harmless. तो इसकी ये जो ओवर एक्टिव इमेजिनेशन थी वो क्या हो जाती है? वो हार्मलेस हो जाती है. वर्सेस इनटू वार्निंग्स ऑफ इन्वेजन, एंड दिस कॉमिक मिसअंडरस्टैंडिंग लीड्स हिम टू कैंसिल द प्लान्ड अटैक. और इसी की वजह से वो जो अटैक प्लान करने वाले थे उसको कैंसिल करना पड़ता है. आयरॉनिकली सेविंग द प्लैनेट फ्रॉम मार्शियंस इन्वेजन, जो कहीं ना कहीं उनके आक्रमण से हम लोगों को भी बचा लेता है. राइट, रीड द एक्सट्रैक्ट. चलिए. विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड and given downwards into space. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment he felt his wings spread outwards. The wind rushed against his breast's feathers, then under his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. क्या है ये? कौन सा वाला पार्ट है उस वाले चैप्टर का? जब वो उसकी मम्मी के मुंह में जो होती है मछली, उसको पकड़ने के लिए कूद जाता है. अब वो छलांग लगाती. अब उसके साथ क्या होता है? वो वाला पूरा स्टैंजा है कि भाई वो बहुत तेज चिल्लाता है और नीचे की तरफ वो जाता है. एंड उसके बाद एक अजीब सा डर होता है जो उसको बिल्कुल सीज कर देता है. एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसका दिल एकदम थम जाता है. ही कुड हियर नथिंग, वो कुछ नहीं सुन पाता. बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, बट वो केवल 1 मिनट के लिए रहता है. द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, और अगले मोमेंट
वो क्या फील करता है कि उसके जो विंग्स हैं वो बाहर की तरफ फैल गए हैं. द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, और वो जो हवा है वो उसके जो यहाँ पर ब्रेस्ट पे फेदर्स थे वहां से होकर जा रही है. देन अंडर हिज स्टमक, और उसके पेट से होकर जा रही है, मतलब उसको छू रही है ना हवा, ऐसे हवा लग रही है उस पर. वो सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ. हाउ डज द ऑथर्स यूज ऑफ डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज. अभी ऑथर ने ये जो डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज बताया कि पहले हवा यहाँ लगती है वहां लगती है, ऐसे होता है, उसके कटते हुए पंख खुल जाते हैं, वो सब चीजें. इनहैंस द नैरेटिव टेक्निक इन द पैराग्राफ. कैसे इनहैंस कर देता है नैरेटिव टेक्निक को पैराग्राफ में. द ऑथर्स डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, ये जो ऑथर का डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज है ना, क्लियरली पोर्ट्रेज द बेबी सीगल्स इंटेंस इमोशनल जर्नी. ये बिल्कुल साफ साफ दर्शा रहा है बेबी सीगल का इमोशनल जर्नी एंड फिजिकल सेंसेशंस ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट फ्लाइट, और फिजिकल सेंसेशन उसकी पहली फ्लाइट के दौरान. मॉन्स्ट्रस टेरर एंड विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स and help the readers sense the seagull's experience, enhances the narrative's emotional impact, makes it real. तो इसको थोड़ा और बेटर तरीके से लिखना, ये डैश डैश लगा के तुमको नहीं लिखना, ये तरीके से एक तरीके से बता रहे हैं हम तुमको कि आंसर लिखना है. तो वो बता रहे हैं कि क्लियरली वो बेबी सीगल का बहुत ही इमोशनल जर्नी जो है और उसके जो फिजिकल सेंसेशंस थे जो वो फील कर रहा था वो बताते हैं अपनी फर्स्ट फ्लाइट के दौरान. मॉन्स्ट्रस टेरर एंड विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, जब वो ये वाला एक्सप्लेनेशन देते हैं तो ये बताता है रीडर्स को सेंस करने में कि सीगल को एक्चुअल में क्या एक्सपीरियंस हो रहा था. इनहैंस कर देता है नैरेटिव इमोशनल इंपैक्ट, और ये चीज एक इमोशनल इंपैक्ट भी रीडर्स के ऊपर डालता है ना, जिससे कि वो चीज बहुत ज्यादा रियल लगती है. और यही खासियत होती है एक राइटर की भी. आपको क्या लगता है, हाँ या ना? होती है या नहीं होती है? यही तो खासियत होती है एक राइटर की भी. हाउ डज द यंग सीगल्स फीलिंग्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एक्सट्रैक्ट कंट्रास्ट विद द इनिशियल फीलिंग ऑफ टेरर. अब कह रहे हैं कि कैसे जो यंग सीगल है उसकी फीलिंग्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एक्सट्रैक्ट के एंड में कंट्रास्ट विद द इनिशियल फीलिंग ऑफ टेरर, वो इनिशियल फीलिंग जो थी उसकी टेरर वाली उससे कंट्रास्ट करती है. देखो, द सीगल्स इनिशियल फीलिंग ऑफ टेरर कंट्रास्ट शार्पली विद द सेंस, एक्सिलरेशन, फ्रीडम, एम्पावरमेंट, एक्साइटमेंट एज इट लर्न्स टू फ्लाई एंड सोर्स. स्टार्टिंग में बहुत डर रहा था बट जब हुआ तो वो अलग अलग लेवल की फीलिंग थी, है ना. तो ये सारे वर्ड्स फ्रीडम, एम्पावरमेंट, एक्साइटमेंट, ये सब जब वो सीख रहा था वो उड़ना उस दौरान उसको फील हो रहे थे. And suddenly, Bholi noticed that the teacher was standing by her side, smiling at her. फिर suddenly भोली फील करती है कि मैम साथ में खड़ी है ना, और हंस रही हैं, स्माइल कर रही हैं, और उसे पूछ रही हैं कि भाई तेरा नाम क्या है, बता. What's your name, little one? B. She could stammer not further than that. हकला रही थी, वो उससे आगे नहीं बोल पाई. Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood. और फिर वो रोने लगी, आंसू बहने लगे. She kept her head down as she sat in her corner. वो अपना मुंह कर रही थी नीचे और ऐसे बैठी हुई थी अपने कॉर्नर में. And not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. और उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी उन लड़कियों को मुंह पर उठाकर देखने की जो उसे पता था कि अभी भी उस पर हंस रही हैं. Not daring to look up at her, the girls, she knew she was रहे. So when the school bell rang, तो जब स्कूल की घंटी बजी, all the girls scurried out of the classroom. सारी लड़कियां निकली क्लासरूम से, but भोली dared not leave her corner. लेकिन भोली जो है उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो कॉर्नर छोड़ दे. So her head still lowered, उसका सर अभी भी नीचे था. She kept on sobbing, वो अभी भी सुबकियां ले रही थी. The teacher's voice was so soft and soothing. लेकिन टीचर की जो आवाज थी वो इतनी सॉफ्ट थी, इतनी सूदिंग थी कि in all her life she had never been called like that. कि पूरी जिंदगी में आज तक उसको ऐसा लगा कि इतने प्यार से किसी ने नहीं बुलाया. ठीक है, so it touched her heart, और इस चीज ने कहीं ना कहीं उसके दिल को छू लिया, उसके दिल को छू लिया. चलो, how does the author's use of Bholi's perspective help build the narrative in the extract? कि कैसे जो ऑथर का यूज है ना, जो भोली का जो पर्सपेक्टिव वो यूज कर रहे हैं, कैसे वो मदद करता है द नैरेटिव इन द एक्सट्रैक्ट, मतलब उस नैरेटिव को बिल्ड करने में कैसे वो उसकी मदद कर रहा है. तो देखो कि पहली चीज, प्रोवाइड्स रीडर्स विद डायरेक्ट इंसाइट इनटू हर थॉट्स, कि रीडर्स को डायरेक्ट इंसाइट मिल रहा है. आप एग्जाम में ऐसे नहीं लिखोगे, ठीक है, ये पॉइंट्स हैं जिनको आप देख के अपना आंसर खुद बना के लिखोगे. सो ये प्रोवाइड करता है रीडर्स को
क्या उनको ना डायरेक्ट इंसाइट मिल रहा है कि उनको पता चल रहा है कि वो क्या फील कर रही है, वो थॉट क्या चल रहे हैं, इमोशंस क्या हैं, एक्सपीरियंसेस क्या हैं. बाय एक्सपीरियंसिंग द इवेंट्स थ्रू भोलीज आईज इजी टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ भोलीज वल्नरेबिलिटी एंड डिस्ट्रेस. तो जब हम एक्सपीरियंस करेंगे ना इवेंट्स को, भोली की नजर से हम इवेंट्स को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं हम उसके बातों को अच्छे से समझ पाएंगे, गहराई को समझ पाएंगे, और भोली की वल्नरेबिलिटी को भी समझ पाएंगे, उसके डिस्ट्रेस को भी समझ पाएंगे. ठीक है. अलाउज द ऑथर टू कन्वे द इंपैक्ट ऑफ द टीचर्स काइंडनेस. और ये कहीं ना कहीं अलाउ करता है, किस चीज के लिए, किस चीज को अलाउ करता है, टू कन्वे, कि वो कन्वे कर पाए द इंपैक्ट ऑफ टीचर्स काइंडनेस. और वो ये डिस्क्रिप्शन ही है जो कहीं ना कहीं हम लोगों को बता पा रहा है कि भाई वो कितनी काइंड थी, है ना, एंड द क्रूएलिटी ऑफ हर क्लासमेट्स. और ये भी समझ आ रहा है कि उसके क्लासमेट्स कितने क्रूअल थे. लाफ्टर मोर अफेक्टिवली. सो ड्रॉज रीडर्स इनटू भोलीज वर्ल्ड. और ये कहीं ना कहीं इस तरीके का नैरेटिव रीडर्स को भोली की दुनिया में ले जाता है, एनहांसिंग देयर एंगेजमेंट विद द नैरेटिव, ताकि उनका एंगेजमेंट जो है नैरेटिव की तरफ थोड़ा सा बढ़े. How does the teacher's comforting demeanor contrast with the behavior of the other girls in the classroom? कैसे टीचर, how does the teacher's comforting demeanor, टीचर का जो comforting demeanor है ना, कैसे कंट्रास्ट करता है जो लड़कियों का बिहेवियर है क्लास के अंदर उससे. तो देखो, द टीचर अप्रोचेस भोली विद काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग. टीचर जो है वो भोली को अप्रोच करती है काइंडनेस के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, ऑफरिंग अ सपोर्टिव प्रेजेंस एंड जेंटल एनकरेजमेंट. क्या ऑफर करते हुए, क्या ऑफर करते हुए बेटा, सपोर्टिव प्रेजेंस और एक जेंटल एनकरेजमेंट प्रेजेंट करते हुए, है ना. सो द अदर गर्ल्स डिस्प्ले इनसेंसिटिविटी. दूसरी लड़कियों में इनसेंसिटिविटी, उनको फर्क नहीं पड़ रहा उसको कैसा फील हो रहा है, क्रुएलिटी दिखा रहे हैं, क्योंकि वो हंस रहे हैं भोली के ऊपर जब वो हकलाती भी है ना, परेशानी होती है उसको जब भी जो भी होता है. तो वो दिखाता है, दोनों का कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है वो, कि टीचर का बात करना और उसका. तो वही एक डिफरेंस है कि वो बच्चे हैं और वो टीचर है, वो जानते हैं. सो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज टाइगर इन द जू. What is the most likely reason the poet chooses to say vivid strips instead of just stating the colors of the strip? So क्या most likely reason है poet का कि उन्होंने चुना to say vivid strips? क्या कहना, vivid strips कहना instead of just stating the colors of the strips. सीधे colors भी बता सकते थे, vivid strips क्यों बोला? To evoke a sense of intensity and liveliness, ताकि वो एक इंटेंसिटी, एक लाइवलीनेस जो है टाइगर के अपीयरेंस में बता सके. द वर्ड विविड सजेस्ट्स दैट द स्ट्रिप्स आर नॉट ओनली डिस्टिंक्ट. ये जो वर्ड है ना विविड, ये सजेस्ट करता है कि जो स्ट्रिप्स है आर नॉट ओनली डिस्टिंक्ट इन कलर, ये केवल डिस्टिंक्ट नहीं है कलर में, बट ऑल्सो वाइब्रेंट एंड फुल ऑफ लाइफ, है ना. विविड किस लिए वर्ड यूज होता है, वाइब्रेंट एकदम ऐसे, उसके लिए कन्वेज द आइडिया, ये आइडिया कन्वे करता है दैट की द टाइगर्स मार्किंग्स आर नॉट डल और सबड्यूड, कि जो टाइगर के ऊपर ये स्ट्रिप्स है ये डल नहीं है, ये सबड्यूड नहीं है, बट रादर विविडली स्ट्राइकिंग एंड अटेंशन ग्रैबिंग, बल्कि ये तो बहुत स्ट्राइकिंग अटेंशन ग्रैबिंग वाला चीज है ना. पॉइंटिंग टू द मैग्निफिसेंस ऑफ द एनिमल्स, जिससे ये पता चलता है कि भाई एनिमल कितना मैग्निफिसेंट है. आ रहा है समझ में? हाँ, चलिए अगले सवाल पर आते हैं. हाउ डज द पोएट री एनफोर्स द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टाइगर्स कन्फाइंड एनवायरमेंट एंड इट्स इंटरनल इमोशंस. तो कह रहे हैं कि कैसे पोएट जो है वो री एनफोर्स करते हैं द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टाइगर्स कन्फाइनमेंट, किसके बीच में कॉन्ट्रास्ट, टाइगर के कन्फाइनमेंट के एंड उसका जो इंटरनल इमोशन है उसके बीच में. तो देखो, बाय यूजिंग द वर्ड क्वाइट रेज, है ना, ये वर्ड यूज करते वो कॉन्ट्रास्ट आ जाता है, वर्ड यूज करते कॉन्ट्रास्ट आ जाता है. चलिए, द टेल ऑफ द कस्टर्ड ड्रैगन. बेलिंडा paled and she cried help help, but Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household and little mouse blinked strategically mousehold. The tale of Custard the dragon. क्या कह रहे हैं, examine the portrayal of Blink in the given lines. Blink का जो यहाँ पर पोर्ट्रेल है वो एग्जामिन करना है हमको. So Blink's retreat is portrayed as a calculated and swift move. उसका जो रिट्रीट था, वो जो पीछे हट गया, भाग लिया था, वो पोर्ट्रे किया जाता है कि वो एक कैलकुलेटेड मूव था, है ना, टू सेफ्टी, कि भाई अपनी जान बचाओ, बाकी बाद में देखी जाएगी. द इमेजरी ऑफ ब्लिंक्स स्ट्रेटेजिकली माउस होलिंग suggests a quick and calculated response था
to the perceived danger, highlighting Blink's instinctual survival skills in the face of adversity. उसे क्या पता चलता है कि भाई कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उसके इंस्टिंक्ट ऐसा ही है कि वो भागेगा ही, है ना, दुम उठा के, बातें कितनी भी बड़ी बड़ी कर ले बेशक. What kind of picture is painted by the poet through the line ink trickled down in the bottom of the household? So in this context, the picture painted is that of a slow silent descent. कि एक slow एक silent retreat था, निकल लिया चुपचाप. A descent with ink trying to avoid drawing attention to itself. Ink seeing safety in a cautious and in conspicuous manner. हो भाई, बहुत, मुझे लगता है 25 से ज्यादा क्वेश्चन हो गए हैं क्या? गिने कितने सवाल कर लिए हमने अभी तक? गिन के देखते हैं. आई थिंक काफी कर लिया यार. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9. हाँ देखा 29. मैं सोच ही रही थी, मैंने कहा मुझे लग रहा है क्वेश्चंस ज़्यादा हो गए. तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वी स्टिल हैव टाइम. ठीक है, वी हैव 10 minutes. How does the ignorance about Midgeville as a creature in the urban environment of London reveal insights about people's perceptions and knowledge regarding animals? कि कैसे जो ignorance था, है ना, about Midgeville एक क्रिएचर के तौर पे अर्बन एनवायरनमेंट में लंदन के रिवील करता है इनसाइट्स अबाउट, उन लोगों के बारे में बताता है, उन लोगों के परसेप्शन के बारे में बताता है, नॉलेज के बारे में बताता है कि भाई उनको कितना ही नॉलेज है एनिमल्स का. सो हाईलाइट्स अ जनरल लैक ऑफ नॉलेज अबाउट एक्सोटिक एनिमल्स. सबसे पहली चीज ये हाईलाइट करता है कि एक लैक ऑफ नॉलेज है वहां के लोगों को एक्सोटिक एनिमल्स को लेकर. डेमोन्स्ट्रेट्स अ लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्स एनिमल स्पीशीज. क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है कि एक लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है किसकी, ऑफ डाइवर्स एनिमल स्पीशीज, कि भाई बहुत सारे एनिमल्स हैं, अलग अलग स्पीशीज हैं, तो उसका नहीं पता यार लोगों को, लिमिटेड ही अंडरस्टैंडिंग है. पीपल मे बी अनफेमिलियर विद ऑटर्स एज पेट्स. तो हो सकता है कि लोग अनफेमिलियर है ऑटर्स को एक पेट के तौर पर देखने में, मे नॉट रिकॉग्नाइज देम आउटसाइड ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट. तो हो सकता है कि उनको उनके नेचुरल हैबिटेट की, भाई एज अ इसको कौन ही पेट की तरह पालता है, तो वो इसलिए कंफ्यूज हो रहे थे. रिफ्लेक्ट्स अ सॉर्ट ऑफ डिस्कनेक्ट फ्रॉम नेचर इन अर्बन एनवायरनमेंट्स. और ये भी दिखाता है कि भाई अर्बन एनवायरनमेंट में नेचर के साथ इतना ज्यादा कनेक्ट लोगों का होता नहीं है. सो पीपल मे बी अकस्टम्ड टू अर्बन वाइल्ड लाइफ, है ना, such as pigeons and squirrels but less familiar. तो वो जो अर्बन लाइफस्टाइल है वहां पर जो वाइल्ड लाइफ है ना भाई, की भाई यही छिपकली, कौआ, कबूतर, है ना, गिलहरी, यही देखा है तो इतना ही पता है भाई. तो hence contribute to misconceptions about Midgeville. ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं. हाउ डज द इमेजरी ऑफ द ट्रीज मूवमेंट फ्रॉम द हाउस टू द फॉरेस्ट इन ट्रीज रिफ्लेक्ट ब्रॉडर थीम्स ऑफ लिबरेशन एंड ग्रोथ इन ह्यूमन एक्सपीरियंस. इसकी कैसे जो इमेजरी है ना ट्रीज का, मूवमेंट फ्रॉम द हाउस टू द फॉरेस्ट, बताता है एक बड़े थीम को, और वो थीम क्या है, लिबरेशन एंड ग्रोथ इन ह्यूमन एक्सपीरियंसेस. उसको कैसे बताता है, देखो. The trees breaking free from the constraints of the house represent desire for freedom and autonomy. Number 1, ये themes अच्छे से पढ़ लो. As they move towards the forest, और जैसे वो फॉरेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो embody the journey towards self discovery. पहचानेंगे ना अभी खुद को, जर्नी है ना ये. एंड एक्सपेंशन ऑफ पॉसिबिलिटीज. देखो यार, जब तक आप घर में बंद रहते हो ना, कुएं के मेंढक बने रहोगे, जब तक तो कुछ होगा नहीं. बट जिस दिन आपको आजादी मिलेगी, आप बाहर दुनिया देश में जाओगे, आपका पर्सनल ग्रोथ होगा, और वो तभी होगा. अभी आगे आप हॉस्टल्स में जाओगे, कॉलेजेस में जाओगे, तब होगा पर्सनल ग्रोथ. सो दिस मूवमेंट रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन क्वेस्ट फॉर लिबरेशन फ्रॉम नॉर्म्स एंड पर्सनल लिमिटेशंस, inherent growth that comes with embracing change and venturing into new territories. ठीक है, जब आजाद होगे, चेंज को एम्ब्रेस करोगे, है ना, तभी तो भाई नई नई जगह पर जा पाओगे, नई जगह पर पहुंच पाओगे, कुछ नया सीख पाओगे. What does the postmaster's reaction to Lencho's letter reveal about his character?
कि पोस्टमास्टर का जो रिएक्शन था टू लेंचोज लेटर, लेंचो के लेटर को लेके रिवील करता है अबाउट हिज कैरेक्टर। उनके कैरेक्टर के बारे में वो क्या रिवील करता है, देखो सबसे पहली बात कैरेक्टर ट्रेट लिख लो यार, पॉइंट्स में एग्जाम में मत लिख कर आना प्लीज, ठीक है ना, अपना आंसर बनाकर लिख कर आना, बता रही हूं तुमको इनका आंसर क्या होगा। सो द पोस्ट मास्टर इज डीपली मूव्ड बाय लेंचोज फेथ। नंबर 1 की पोस्ट मास्टर जो है वो लेंचो के फेथ से काफी ज्यादा मूव हो गए थे, विच प्रॉम्प्ट्स अ कंपैशनेट रिस्पॉन्स रादर देन डिसमिसल और मॉकरी, है ना। तो जिसकी वजह से एक अच्छा रिस्पॉन्स आया, मतलब हंसी तो उड़ाई उसने बट एक कंपैशनेट रिस्पॉन्स भी हमें देखने के लिए मिला। He creatively devises a plan to maintain Lencho's faith, और वो एक बहुत ही बढ़िया प्लान भी बनाता है कि उसका फेथ जो है वो मेंटेन रहे, ठीक है, showing his ability to think outside conventional administrative duties। तभी वो उन एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज के मतलब आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, है ना, सोच पाता है, अदरवाइज तो नहीं सोच पाता। Assess the narrative's effectiveness in portraying the tension between the comfort of familiarity and the allure of the unfamiliar in Madam Rides the Bus। कितना बढ़िया सवाल है कि हमें क्या बताना है, हमें बताना है अफेक्टिवनेस कि कैसे उन्होंने पोर्ट्रे किया है टेंशन बिटवीन द कंफर्ट ऑफ फेमिलियरिटी, है ना, एंड द एल्योर ऑफ द अनफेमिलियर, कि जो चीज हमने कभी देखी नहीं होती, है ना, जो हमें नहीं पता होती, हमको कितना ज्यादा वो लगता है कि यार ये क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, सोचते ना बहुत ज्यादा। सो वल्ली इज लॉन्गिंग टू राइड द बस शो केसेस, ये हमें दिखाता है कि हर यॉर्निंग टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द कन्फाइंस ऑफ हर एवरीडे लाइफ, कि उसको जो एवरीडे लाइफ है जहां पर वो कंफर्टेबल है उसको वहां से निकलना है, ठीक है, एंड एक्सप्लोर द अननोन, और उसको वो एक्सप्लोर करना है जो वो नहीं जानती है। द फेमिलियर सराउंडिंग्स ऑफ अ स्ट्रीट रिप्रेजेंट सेफ्टी, अभी जो स्ट्रीट की सराउंडिंग है वो उसको सेफ्टी इंश्योर कर रही है एंड प्रेडिक्टेबिलिटी, कि भाई क्या ही हो जाएगा, while the bus symbolizes adventure, पर वो बस पूरा एडवेंचर है, अपॉर्चुनिटी है। सो दिस कंट्रास्ट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ टेंशन, यही कंट्रास्ट एक सेंस ऑफ टेंशन क्रिएट करता है एज वल्ली ग्रैपल्स विद हर डिजायर टू स्टेप इनटू, जैसे ही वल्ली क्या करती है, उसकी जो डिजायर है वो पूरा करने के लिए निकलती है उस घर से बाहर, है ना, उस दुनिया में जो उसके लिए अनफेमिलियर है। सो द नरेटिव इफेक्टिवली कन्वेज द कन्फ्लिक्टिंग इमोशंस, और इसीलिए जो नरेटिव है बहुत बढ़िया तरीके से ये इमोशंस को सामने रख पाते हैं, एसोसिएटेड विद लीविंग बिहाइंड द नोन फॉर द एक्साइटमेंट ऑफ द अननोन। कंफर्ट जोन से निकलना ही पड़ेगा ना आपको, आगे कुछ एडवेंचरस अगर एक्सपीरियंस करना है तो। कंफर्ट जोन में रहोगे, डरते रहोगे, तो फिर तो कुछ एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाओगे लाइफ में, है ना। तो अब summarize the rule of the use of parenthesis in the poem Amanda। so देख लो भाई, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना, जो हमने आज की क्लास के अंदर किए हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मजा तो आया होगा आज क्वेश्चंस करने में। अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना हमने टेलीग्राम का लिंक डाला है, आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाओ, वहां पीडीएफ मिल जाएगा। अब बहुत एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से शेयर करनी थी, और वो बात ये कि अगर अभी तक आप लोगों ने MVSAT नहीं भरा तो जाओ यार MVSAT भर दो। रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउन में डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, और वहां से जब आप उसको भर दोगे तो आपको पेपर देने जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये काम मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा सा कर लेना चाहिए, क्योंकि अगेन वही बात है, एक्साइटमेंट ऑफ द अनफेमिलियर, है ना, ये हो सकता है उसके अंदर आपकी ऐसी एक जीत हो जिससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिले। हो सकता है जब आपको स्कॉलरशिप मिले तो आपके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा आप पे प्राउड फील हो, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अनएक्सपीरियंस्ड चीज़ें हैं जो अभी तक आपने एक्सपीरियंस की नहीं है। एक बार अगर बोलते ना कि यार लहू मुँह लग गया वाली बात है, कि शेर के मुँह खून लग जाता है ना, फिर वो उसको मतलब फिर चाहिए ही चाहिए, है ना। एक बार जब सक्सेस देख लोगे, एक बार जब वो खुशी देख लोगे, एक बार जब वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर फील कर लोगे ना, तो फिर देयर इज नो गोइंग बैक। फिर आपको चाहिए वो वापस से वो खुशी, वापस से जीतने की वो खुशी वापस से। सो MVSAT मेगा वेदांतो स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट है, और ये नेशनल चैंपियन बनाएगा भाई आपको। 2.5-3 लाख बच्चों में रैंक पता चलेगा, है ना। तो काफ़ी सारे एक्साइटिंग प्राइजेज हैं, रिवॉर्ड्स हैं, कैश प्राइजेज हैं, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए एक्चुअली, कि तुम लोग अपने आप को चैलेंज करो, है ना, थोड़ा सा मेहनत करो, चैलेंज करो, पेपर दो, आओ निकल के अपने घरों से, थोड़ा मेहनत करो। और ये अभी से सीखना जरूरी है, और ये केवल आप लोगों के लिए नहीं हो रहा, ये 6th क्लास वाले बच्चों के लिए भी हो रहा है। तो तुम सोचो, अगर तुम अभी बहाने लगा रहे हो कि भाई मैं तो कैसे उठ के जाऊंगा, वो नॉट पॉसिबल, 6ठी क्लास का बच्चा आ रहा है पेपर देने के लिए, तो आई गेस काफ़ी छोटी चीज़ होनी चाहिए आप लोगों के लिए तो पेपर देने जाना, ठीक है। तो मेरा काम था यार आप लोगों को समझाना, आप लोगों को बताना कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और हमें इस तरीके की चीज़ें करनी चाहिए। बाकी यार
जो मर्जी पड़े वो करो. बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.